आज हम झारखंड के इंडस्ट्रियल मैप की गहराई में उतरने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही काम के हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, हाँ। बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की औद्योगिक कहानी असल में है क्या। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, बल्कि ये भी समझना है कि वो वहीं क्यों है। सही बात है। उसके होने से क्या फर्क पड़ा। हम एक कहानी की तरह झारखंड के औद्योगिक विकास को देखेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं झारखंड के औद्योगिक बुनियाद से, उसके सबसे बड़े स्तंभ से। लोहा और इस्पात उद्योग। जी, लोहा और इस्पात उद्योग। जब भी इसका जिक्र होता है, दो नाम तो तुरंत दिमाग में आते हैं। टाटा स्टील यानी टिस्को और बोकारो स्टील प्लांट। और ये दोनों सिर्फ कारखाने नहीं हैं, ये भारत के औद्योगिक इतिहास के, आप कह सकती हैं कि दो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। एक निजी क्षेत्र का सपना और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत का प्रतीक। तो टाटा स्टील से शुरू करते हैं। इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि इतने बड़े प्लांट को लगातार चलाने के लिए ये सारा कच्चा माल ये सब आता कहाँ से था? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जमशेदपुर की जो लोकेशन थी ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी, एक क्या कहते हैं, जीनियस स्ट्रैटेजी थी। अच्छा। देखिए, स्टील बनाने के लिए दो मुख्य चीजें चाहिए, लोहा अयस्क और कोकिंग कोयला। हाँ। टिस्को को लौह अयस्क मिला पास की ही नोआमुंडी, गुआ और बादाम पहाड़ की खदानों से, और साथ ही उड़ीसा के मयूरभंज से भी। और कोकिंग कोयला? वो भी ज्यादा दूर से नहीं, पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड के ही झरिया से उसकी सप्लाई हुई। मतलब सबसे जरूरी दोनों चीजें प्लांट के आसपास ही मौजूद थीं? बिल्कुल। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च और समय दोनों बच गया। यही नहीं, मैंगनीज और क्रोमाइट चाईबासा से मिल गया, चूना पत्थर उड़ीसा के सुंदरगढ़ से, और पानी तो पास की स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से ही मिल गया। मानो प्रकृति ने सब कुछ एक ही जगह परोस कर दे दिया हो। और फिर तैयार माल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोलकाता बंदरगाह भी बहुत दूर नहीं था। लेकिन बात सिर्फ टाटा स्टील तक ही तो सीमित नहीं रही। इसने अपने आसपास उद्योगों का एक पूरा जाल, एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। टाटा स्टील सिर्फ स्टील नहीं बना रहा था, वो एक तरह से एक शहर बना रहा था, एक औद्योगिक संस्कृति बना रहा था। अच्छा। इसके आसपास कई छोटी बड़ी कंपनियां पनपी, जो या तो टाटा स्टील को सामान देती थीं या उससे सामान लेकर कुछ और बनाती थीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद टेल्को है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। जी, 1945 में बनी ये कंपनी आज टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है और भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। मतलब स्टील यहाँ बना और उसी स्टील से ट्रक और गाड़ियां भी यहीं बनने लगी। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट फॉरवर्ड लिंकेज है। इसी तरह TRF यानी टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड जैसी कंपनी बनी, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से औद्योगिक मशीनें बनाई। हाँ, तो एक तरफ ऑटोमोबाइल जैसा कंज्यूमर उद्योग पनपा, तो दूसरी तरफ दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें बनाने वाला भारी उद्योग भी खड़ा हुआ। इसी इकोसिस्टम ने ही साकची नाम के एक छोटे से गांव को आज के जमशेदपुर में बदल दिया। सही कहा। कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो याद रखने लायक हैं, जैसे 2005 में टिस्को का नाम आधिकारिक तौर पर टाटा स्टील हुआ और शहर का नाम जमशेदपुर और स्टेशन का नाम टाटा नगर, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने रखा था। जी। अब कहानी के दूसरे बड़े खिलाड़ी पर आते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। ये आजाद भारत की उम्मीदों का प्रतीक था। हाँ, इसकी स्थापना हुई 29 जनवरी 1964 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब भारत भारी उद्योगों पर बहुत जोर दे रहा था। और ये देश का चौथा सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी लौह इस्पात कारखाना था। अब यहाँ स्वदेशी शब्द का मतलब समझना जरूरी है। आपने सही पकड़ा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे बनाने में किसी की मदद नहीं ली गई, क्योंकि स्रोतों में सोवियत संघ के सहयोग का जिक्र है। बिल्कुल, स्वदेशी का मतलब यह नहीं था कि इसमें विदेशी तकनीक नहीं थी। इसका मतलब था कि ये भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में था। अच्छा। ये उस दौर की कहानी है जब भारत बाहरी तकनीक और सहयोग का इस्तेमाल करके अपनी आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षमता का निर्माण कर रहा था। ओके। बोकारो उसी सपने का एक ठोस रूप था, जो आज सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे लोहे और स्टील ने झारखंड की पहचान गढ़ी,
लेकिन इस जमीन के गर्भ में सिर्फ लोहा ही नहीं है, और भी कई कीमती धातुएं हैं। जी। चलिए अब एल्यूमिनियम और तांबे की कहानी समझते हैं। और यहाँ भी झारखंड देश के औद्योगिक नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। एल्यूमिनियम की कहानी शुरू होती है 1938 में, जब रांची के पास मुरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने एक कारखाना लगाया। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। इसके लिए कच्चा माल यानी बॉक्साइट, लोहरदगा और गुमला के पाट क्षेत्रों से आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। क्या? मुरी का ये प्लांट बॉक्साइट से सीधे एल्यूमिनियम नहीं बनाता, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या बनाता है? ये एक बीज का प्रोडक्ट बनाता है जिसे एल्यूमिना कहते हैं। ये एक सफेद पाउडर जैसा होता है। तो फिर असली एल्यूमिनियम कहाँ बनता है? इस एल्यूमिना को मुरी से देश के दूसरे कोनों में भेजा जाता है, जैसे केरल के अल्लापुरम, कोलकाता के बेलूर और मुंबई के लेई में। वहां इसे बिजली की मदद से गलाकर असली एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। वाह, ये तो एक शानदार सप्लाई चेन का उदाहरण है, जहां झारखंड सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। बिल्कुल। और ये कड़ी कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि भारत में बनने वाले कुल एल्यूमिना का 16% से ज्यादा हिस्सा अकेले झारखंड से आता है। 16% से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। अब अगर तांबे की बात करें तो यहाँ भी इतिहास झारखंड से ही शुरू होता है ना? हाँ बिल्कुल। भारत में तांबा उत्पादन का सबसे पहला कारखाना 1924 में पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में ही लगा था। और कुछ साल बाद 1930 में पास के ही मऊ भंडार में तांबे को साफ करने के लिए एक रिफाइनरी भी लगा दी गई, इंडियन कॉर्पोरेशन नाम से। मतलब खदानें जो मुसाबनी और बेदिया में हैं, और प्रोसेसिंग प्लांट दोनों एक ही जगह पर। हाँ, ये वही सफल मॉडल है जो हमने टाटा स्टील में देखा था। कच्चे माल के स्रोत के पास कारखाना लगाने से लागत कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जैसे और भी केंद्र इसी इलाके में हैं। सही, जो सिंहभूम को भारत का एक प्रमुख कॉपर बेल्ट बनाते हैं। तो हमने बुनियाद यानी लोहा स्टील और खनिज शक्ति यानी एल्यूमिनियम तांबा को समझ लिया। अब बात करते हैं उन उद्योगों की जो इन सब के लिए मशीनें बनाते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग। जी। और जब इस क्षेत्र की बात होती है तो रांची के हटिया में स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। ये नाम तो बहुत बड़ा है, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक कार नहीं बना रहा था, ये वो पूरी फैक्ट्री बना रहा था जिसमें कारें बनेंगी। अच्छा। उस फैक्ट्री की मशीनें बना रहा था और उन मशीनों के पुर्जे भी बना रहा था। HEC ने भारत के दूसरे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, बिजली घरों और खदानों के लिए भारी भरकम मशीनें और उपकरण बनाए। इसीलिए ऐसे उद्योगों की मां कहा गया। हाँ, क्योंकि इसने कई दूसरे उद्योगों को जन्म दिया। इसकी स्थापना 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। ये कितना विशाल था, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि ये कोई एक कारखाना नहीं था। इसके अंदर 3 बड़े बड़े प्लांट थे। 3 प्लांट? जी। पहला हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो विशाल मशीनें बनाता था। दूसरा हेवी मशीन टूल्स प्लांट जो मशीनें बनाने वाली मशीनें बनाता था। और तीसरा फाउंड्री फोर्ज प्लांट जहां धातुओं को पिघलाकर बड़े बड़े पुर्जे ढाले जाते थे। मतलब ये अपने आप में एक पूरा औद्योगिक शहर था एक तरह से। हाँ, ये तीनों मिलकर इसे एक दैत्याकार इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स बनाते थे। भारी उद्योगों की बात चल रही है तो सीमेंट का जिक्र भी जरूरी है। हमारे स्रोतों में खिलारी सीमेंट संयंत्र का उल्लेख है। जी, जिसे ACC ने स्थापित किया था। और सीमेंट उद्योग का भारी उद्योगों से एक गहरा रिश्ता है। कैसे? खास तौर पर स्टील प्लांट से जो कचरा या स्लैग निकलता है उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये औद्योगिक सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है जहां एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल बन जाता है। अब एक ऐसे इंडस्ट्री की बात करते हैं जो मतलब ज्यादा सुर्खियों में तो नहीं रहती, पर झारखंड की औद्योगिक ताकत के लिए एक अनसुने नायक की तरह काम करती है। कोल वॉशरी। हाँ, कोयला धुवन उद्योग। ये एक बहुत ही खास और जरूरी उद्योग है। इसे सरल भाषा में समझें तो जैसे हम सब्जी पकाने से पहले उसे धोकर साफ करते हैं ताकि मिट्टी और कंकड़ निकल जाए, वैसे ही कोल वॉशरी में
कोयले को धोया जाता है। कोयले को धोने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो जलने के लिए ही होता है। क्योंकि खदान से निकले कोयले में पत्थर, मिट्टी और दूसरी अशुद्धियां मिली होती हैं। ये अशुद्धियां कोयले की ताकत मतलब उसकी कैलोरी वैल्यू कम कर देती हैं। अच्छा, जब इस गंदे कोयले को स्टील प्लांट की भट्ठी में या पावर प्लांट के बॉयलर में जलाया जाता है तो ऊर्जा कम मिलती है और मशीनों को भी नुकसान होता है। समझ गया। तो कोल वॉशली इन अशुद्धियों को हटाकर कोयले की क्वालिटी को बेहतर बना देती है। बिल्कुल। तो जाहिर है जहां इतना कोयला हो वहां कोल वॉशरी भी होंगी। स्रोतों में कुछ बड़े नाम है जैसे करगाली कोल वॉशरी। हाँ, और इसके बारे में एक बड़ा तथ्य है जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? इसे एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी माना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी? इसके अलावा बोकारो में कथारा, रामगढ़ में रजप्पा और कैदला, और चतरा में पिपारवार कोल वॉशरी भी प्रमुख है। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। कथारा वॉशरी 1969 में सोवियत संघ के सहयोग से बनी, जबकि पिपारवार 1997 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ये पैटर्न टेक्नोलॉजी के विकास की कहानी बताता है। 60-70 के दशक में भारी उद्योगों में सोवियत संघ हमारा बड़ा पार्टनर था। 90 के दशक तक माइनिंग और कोल टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया एक ग्लोबल लीडर बन चुका था, तो हमने उनसे सहयोग लिया। ये दिखाता है कि कैसे भारत ने समय के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी पार्टनर चुने। बिल्कुल। भारी खनिजों और विशाल कारखानों की इस तस्वीर के अलावा एक और झारखंड भी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। वो झारखंड जहां कृषि और वन आधारित छोटे उद्योग हैं। जी, ये उद्योग शायद एचईसी या टाटा स्टील जितने बड़े ना हों, लेकिन ये स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाते हैं कि झारखंड का औद्योगिक आधार कितना विविध है। जैसे हमारे स्रोतों में चीनी उद्योग का जिक्र है जो पलामू, हजारीबाग और संथाल परगना में है। सूती कपड़ों के कारखाने रांची और जमशेदपुर में हैं। लेकिन एक चीज है जिसके लिए झारखंड खास तौर पर जाना जाता है। आप रेशम की बात कर रहे हैं? हाँ, खासकर टसर सिल्क। रेशमी वस्त्र उद्योग के केंद्र रांची, दुमका और गिरिडीह में है। यह सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि इस क्षेत्र की एक पारंपरिक कला भी है। सही बात है। इसके अलावा प्लाईवुड उद्योग चाकुलिया में, कागज उद्योग संथाल परगना में और तंबाकू या बीड़ी उद्योग चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर जैसे इलाकों में फैला हुआ है। यह सूची हमें बताती है कि झारखंड की औद्योगिक कहानी सिर्फ खदानों और चिमनियों तक सीमित नहीं है। इसमें रेशम के धागों, बीड़ी के पत्तों और कागज की लुगदी की भी अपनी जगह है। और ये विविधता ही किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत होती है। तो आज की इस चर्चा में हमने झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य की एक पूरी यात्रा की। हमने इसकी बुनियाद यानी लोहा इस्पात उद्योग से शुरुआत की। फिर हमने इसकी खनिज शक्ति एल्यूमिनियम और तांबे को देखा। उसके बाद हम उद्योगों की जननी एचईसी से मिले और फिर कोल वॉशरी जैसे अनसुने नायकों के महत्व को समझा। और अंत में हमने देखा कि इस भारी भरकम तस्वीर में रेशम और बीड़ी जैसे विविध उद्योगों के रंग भी शामिल हैं। ये पूरी तस्वीर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तथ्यों को उनकी कहानी के साथ याद रखना ज्यादा आसान होता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। बताइए। झारखंड की ये औद्योगिक विरासत बहुत पुरानी और समृद्ध है। कई कारखाने 50 साल तो कुछ 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। सवाल ये है कि भविष्य में इन पारंपरिक और भारी उद्योगों को बनाए रखने और उन्हें आज की जरूरतों जैसे पर्यावरण और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक बनाने के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।